आज के इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स शेयर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में टाटा मोटर्स का स्टॉक पिछले 1 सालों में बहुत तेजी के साथ गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन 19.5% के आसपास पिछले 1 सालों में स्टॉक गिर गया है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है कंपनी में कि ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में कंपनी ने जब नंबर्स रिलीज किए हैं तो यहाँ पे 5,451 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट और सेल्स टर्नओवर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब चूंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में ही अगर ड्रॉप आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के जो फंडामेंटली स्ट्रक्चर है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन कितना प्रॉब्लम है, कैसा क्या इश्यूज है, इस वीडियो में हम लोग आगे इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 30 जनवरी को जो टाटा मोटर्स का शेयर है उसने क्लोजिंग दिया 697%, करीबन करीबन 8%, 7.5% के आसपास डाउन रहा। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है टाटा मोटर्स में। एक्चुअल में इनके जो ये वर्टिकल्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल है, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स है, और ये जो व्हीकल्स बनाते हैं इन सभी के सभी व्हीकल्स में ड्रॉप आ रहा है। तो थर्ड में फाइनेंशियल ईयर 2025 के टाटा मोटर्स रिपोर्टेड रेवेन्यू 18,400 करोड़, मेकिंग एन ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन 8.4%, तकरीबन 8.5% के हिसाब से इसमें जो टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल बनाते हैं उसमें 8.5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला। उसी के साथ ही टाटा पैसेंजर्स में भी 12,400 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर आप डिक्लाइन देखेंगे रेवेन्यू में तो तकरीबन 4.5% के आसपास क्वार्टर 3 में यहाँ पे भी डाउनफॉल देखने को। अब देखिए, अगर क्वार्टर 3 का मतलब हो गया हमारा दिसंबर 2024 के क्वार्टर में टाटा मोटर्स का जो आपका कॉमर्शियल है इसमें भी गिरावट देखने को मिली, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं इसमें भी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल टाटा मोटर्स का जो दिसंबर क्वार्टर है वो काफी खराब। इट मींस स्टॉक ने उसी के कंटिन्यूसली बाद ही क्या हुआ, शेयर्स कंटिन्यूसली गिरना शुरू हो गया। और ये 1 तारीख के आपका जो लास्ट मैंने अभी सबसे पहले दिखाया था, यहाँ पे अगर आप देखें जो 1 फरवरी के हिसाब, मार्केट अभी तो क्लोज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 705 रुपए में 1 साल का ये हम देख रहे हैं। पिछले 1 साल में स्टॉक कंटिन्यूसली गिरने को देखने को मिला है। पिछले 1 साल में स्टॉक लगातार गिरावट दे रहा है, और उसके बाद जब ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके बाद स्टॉक ने बहुत तेजी के साथ तकरीबन साढ़े 3-4% के आसपास गिरावट देखने को दर्ज की गई है उस दिन भी। तो चलिए चलते हैं, इसके फंडामेंटली ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। क्या अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेना ठीक होता है, या आखिर अगर हमने कोई होल्डिंग इसमें बना रखी है, कोई तो भी हमने पोजीशन ले रखी है, तो क्या उस पोजीशन से हटना हमारे लिए बेहतर होगा, या हम अभी यहाँ पे जो हमारा अगर लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को बियर करते हुए निकल जाएं। तो चलिए आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ले चलते हैं अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर, जहाँ पे हम सारी की सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं अपने हर एक वीडियो। टाटा मोटर्स स्टॉक हम यहाँ पर खोल के बैठे हुए हैं ऑलरेडी स्क्रीनर की वेबसाइट पर। स्टॉक प्राइस करंटली 706 रुपए के आसपास है, 1.38% के आसपास डाउन था लास्ट में। अभी जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है उस दिन के हिसाब से करंटली अभी स्टॉक का पीई अगर देखें तो 8.25 है ना। इस पर भी आप नजर बना के रखिएगा। क्वार्टरली नंबर्स में देखें तो मार्च 2024 के बाद से सितंबर 2024 और देन दिसंबर 2024, इसमें नंबर्स में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली। टर्नओवर में 1,19,986 करोड़ के बाद सितंबर 2024 में 1,01,405 करोड़, देन उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड में दिसंबर में 1,13,575 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 2022 के बाद से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम आते हैं, आपको डायरेक्टली सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं तो पीएनएल में आप देखेंगे, अगर एक चीज आप गौर से देखते चलिएगा, मार्च 2022 में 2,78,454 करोड़, एक्सपेंसेस कितने किए इन्होंने, 2,53,734। मार्च में जो इन्होंने टर्नओवर आया 3,45,967 करोड़, देन उसमें जो इनके खर्चे हुए हैं 3,14,151। फिर मार्च 2024 में इन्होंने 4,37,928 करोड़ और उसमें खर्चा किया है 3,78,389। ये हो गया इनका एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो मार्च 2023 में 3,394 करोड़, उसके बाद जस्ट जंप मार दिया 37,955 करोड़, ठीक है जी। और यहाँ पे तो माइनस में ही था प्रॉफिट पहले। अब नेट प्रॉफिट पे अगर आए तो नेट प्रॉफिट में 2022 ये तो माइनस में चल रही थी फिगर, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा सस्टेन किया अपने आप को 26,090 करोड़, 2,690 करोड़, देन उसके बाद मार्च में 31,807 करोड़। बहुत अच्छा नंबर देखने को
रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पिछले 10 सालों में देखें तो 9% है, पिछले 5 सालों में 6% के आसपास देखने को मिल जाएगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में अगर आए तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 93% के आसपास कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में देखें तो नंबर्स ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। पिछले 5 सालों में 8% और पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 21% के आसपास। ओके, अभी हमें इसमें जो एक मेजर चीज देखनी है वो इस पूरी की पूरी बैलेंस शीट्स में आप देख लीजिए। चल के मैं आपको बैलेंस शीट्स पर ले चलता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट्स पर अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग्स पे अगर आप नजर डालिए, 2019 के बाद से कंपनी ने कर्ज उठाना ही शुरू किया है। 2019 के बाद 1,06,175 करोड़, फिर 1,24,768 करोड़, फिर 1,42,131 करोड़, फिर 1,46,000। मार्च 2023 तक इन्होंने नंबर्स में इनके जो मतलब बोरोइंग्स और उधारी और कर्ज के ऊपर इतना डिपेंडेंट होती रही कि कंपनी लगातार कर्ज लेती। मार्च 2023 से कंपनी ने क्या किया, कर्ज को थोड़ा थोड़ा डाउन किया। मार्च 2023 में जो रिपोर्ट किया 1,34,113 करोड़, देन मार्च 2024 में 1,07,262 करोड़। ये मार्च 2024 सितंबर मार्च 2024 तक था। अभी सितंबर 2024 में 1,06,549 करोड़। ये अभी सितंबर तक का जो क्वार्टरली नंबर था उसको यहाँ पर इन्होंने ऐड करके दिखा। तो कंपनी क्या है, धीरे धीरे अपने कर्ज को कम कर रही है 2024 के बाद से। 2024 के बाद से कंपनी कर्ज को कम कर रही है, लेकिन साथ के साथ क्या है, स्टॉक बहुत तेजी के साथ गिरने को देखने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि कंपनी प्रॉफिट जो टर्नओवर है वो तो जनरेट कर रही है, ठीक ठाक जनरेट कर रही है, लेकिन क्या है ना, उनके खर्चे उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। खर्च बढ़ रही है तो प्रॉफिट्स उतना जनरेट हो नहीं पा रहा है। और सभी को पता है कि टाटा मोटर्स एक तरीके से जैगवार के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से डिपेंडेंट है। इनका कोलैबोरेशन जब से हुआ है, तो जब जेएलआर अच्छा चलता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है टाटा मोटर्स भी अच्छा चलता है। अभी हाल फिलहाल पिछले 1 सालों के अंदर अगर देखेंगे तो जेएलआर के भी टर्नओवर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर ये टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर ली जाए, ठीक है, ये तो अभी इसकी फंडामेंटली कंपनी का था। अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो माइनस से कंपनी पॉजिटिव में आई है। तो अभी एज पर फंडामेंटली अगर ओवरव्यू देखें तो कंपनी में फ्रेश एंट्री अभी इसलिए नहीं बनती जब तक इसका पीई या तो 14 के आसपास ना आ जाए। स्टॉक का पीई अभी बिलो 14 है, तो बिलो 14 स्टॉक के पीई में हम लोग एंट्री वैसे भी नहीं रिकमेंड करते हैं किसी को। उसके बाद जब तक कंपनी का जो ये कर्ज इन्होंने ले रखा है, इस कर्ज को ये अराउंड मार्च आने वाले वक्त में जहां से इन्होंने शुरू किया था तकरीबन 60,000 के आसपास लेकर के नहीं आते हैं, तब तक अभी हम नहीं देखेंगे इसमें लॉन्ग विजन के लिए अगले 5-10 सालों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट को नहीं, एज पर फंडामेंटली एस्पेक्ट। अगर अभी हम टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले काइट जीरोधा की वेबसाइट। तो अभी हम आ गए हैं अपने काइट जीरोधा के ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअल में ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है काइट जीरोधा पर। अगर किसी ने तो आपने अपना अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा काइट जीरोधा का। आप वहां पर जा करके अपना फॉर्म्स फिल कर करके अपना काइट जीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते। सबसे टॉप पर देखिए स्टॉक अभी आया था 1,182 रुपए के आसपास 29 जुलाई 2024। यही हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जहां से स्टॉक ने करेक्शन या आप कह लें स्टॉक ने गिरावट दिखाना शुरू करी। तो अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये सबसे हमारा टॉप साइड 1,182 रुपए, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक ने गिरावट देखने को दिखाई और बस एक ही तरफ चलता चला गया और स्टॉक डाउन साइड में ही ट्रेड लेता चला। और कंटिन्यूसली स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ एक लंबी आप कहेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बुरी तरह से स्टॉक धराशायी, कहीं पे भी जाकर के इसने एक अपना जो है पॉजिटिव पॉइंट या तो अपना जो है सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करी। स्टॉक का एक मजबूत सपोर्ट जोन तैयार हो रहा था यहाँ पे तकरीबन 903 रुपए के आसपास, लेकिन इस लेवल को भी इसने ब्रेकआउट दिया और आज स्टॉक आकर के खड़ा हो गया है ऑलमोस्ट 706 रुपए के आसपास। अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, एज पर टेक्निकल इंडिकेटर हमने फंडामेंटली देख लिया, लॉन्ग रन के लिए एंट्री इसमें नहीं बनती है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी अगर आप यूज करें तो उसके सारे भी अगर हम देखेंगे बैक टेस्टिंग पे चल के देखते हैं कि स्टॉक ने पिछला सबसे जो लोवेस्ट एक जोन क्रिएट किया है वो कहाँ पर है। सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अपसाइड में ट्रेड लेता हुआ निकल गया और 1,182 रुपए से फिर इसने डाउन साइड में ट्रेड दिखा दी। तो अभी हमारे को जो सबसे मेजर सपोर्ट जोन हमारा तैयार हो रहा है वो 602 रुपए है। 602 रुपए के लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए अगर लॉन्ग रन में आपको एक इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अभी हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा। तो हम इसके कलर्स को कुछ चेंज कर देते हैं थोड़ा। इस लेवल से यानी कि 854 रुपए के नीचे है तब तक फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है स्टॉक में टाटा मोटर्स के। ये 200 डे के हिसाब से है। अभी हम 50 डे का भी ले लेते हैं। 50 डेज के हिसाब से कहाँ पर आके हम सस्टेन करेंगे। अभी
अगर देखें हम 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक बिल्कुल नीचे चल रहा है। तो 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर हम आएंगे तो 772-73 रुपए का जब तक स्टॉक अप साइड में नहीं ट्रेड लेता है तो हम फ्रेश एंट्री नहीं लेते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म में अगर आपको 2-5 साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है टाटा मोटर्स में, तो ऑलमोस्ट आपको वेट करना होगा कि स्टॉक प्राइस 854 रुपए के ऊपर निकले। जब तक शेयर प्राइस 854 रुपए के ऊपर निकल के 855 857 रुपए में सस्टेन नहीं करता है तो लॉन्ग टर्म में के लिए इसमें आपको कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। ये था अभी तक हमारा टाटा मोटर्स का कंप्लीट ओवरव्यू। फंडामेंटली भी कंपनी कैसी है वो मैंने आपको दिखा दिया है, टेक्निकली कंपनी कैसी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लें तब जाकर के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आता हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूसरों लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।